हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर अब तक हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। मेनली आज जो हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हेलो एल्केन्स का तो सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक ना हमने यहाँ पे समझा था पूरा डिटेल में कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, नेचर क्या होता है C6 बॉन्ड का, नोमेनक्लेचर पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी, है ना। तो ये सब हम कर चुके हैं। आज जो हमें करना है हेलो एल्केन्स को लेके, वो बिल्कुल लास्ट पार्ट है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज वाले पार्ट के अंदर हमने क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमें, किसकी, हेलो एल्केन्स की। ठीक है, तो अगर हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो मैं ना इसको 3 पार्ट के अंदर क्या कर लेती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ कि इन 3 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नंबर 1 हम ये चीज पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ में डिस्कस करेंगे हम, मेटल्स के साथ में। और मेटल भी कौन से लेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक हम एक्टिव मेटल्स को लेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे, एक तो SN1 को करेंगे और एक किसको करेंगे, SN2 को करेंगे। ठीक है, 2 टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, SN1 भी पढ़ेंगे और SN2 भी पढ़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन, या फिर हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा जो मैंने बोला कि रिएक्शन विद मेटल, इसमें हम जो बनाते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारा। और फिर यहां से हम एक नेम रिएक्शन को भी पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SN1 और SN2 में क्वेश्चन हर बार आते हैं बोर्ड के अंदर, हर बार SN1 SN2 में। बीटा एलिमिनेशन के ऊपर भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और वुड्स रिएक्शन पे तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो चाहे हम कॉम्पिटेटिव लेवल पे देख ले, चाहे हम बोर्ड्स लेवल पे देख ले, प्री बोर्ड्स पे देख ले, ये वो वाला टॉपिक है जो सबसे क्या है, अब तक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो हम इसको करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, तो क्या डिस्कस करते हैं हम डिटेल में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले तो ना हम नाम से ही समझ ले कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले आप नाम से ही समझो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक जो चीज होती है वो दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देती है। और हमने तो स्पेसिफाई कर दिया क्या, कि न्यूक्लियोफिल मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरे को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेसिकली हम 2 बातें करते हैं। एक तो होता है SN1 रिएक्शन, एक होती है हमारी SN2 रिएक्शन। अब SN1 अगर हम फिर से नाम से समझे तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मींस यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका मतलब है ये, SN2 का। तो SN1 का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब है यहाँ पे यूनिमोलिकुलर। क्या है, यूनिमोलिकुलर। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ऐसे अगर मैं SN2 को समझूं तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाइमोलिकुलर। ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी दूसरे को क्या कर देगा,
सब्स्टिट्यूट कर देगा। अब अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करती हूँ किसको, SN1 रिएक्शन को, तो डिस्कस करते हैं हम SN1 रिएक्शन को। तो अगर हम SN1 रिएक्शन को समझते हैं, अभी मैंने बोला इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर या फिर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में होता क्या है कि ये वाली जो हमारी रिएक्शन होती है ना, वो बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर होती है, मींस दो स्टेप्स के अंदर हो सकती है ना। ये क्या होती है, दो स्टेप के अंदर हमारी रिएक्शन होती है, जिसमें सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। और दूसरे वाले स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या करता है, अटैक करता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं आपको एक जनरल रिएक्शन समझाऊं, जनरल रिएक्शन क्या है कि हमारे पास है RX, एक अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि हम हेलो एल्केन्स की ही तो बात कर रहे हैं, और उसकी रिएक्शन करा देती हूं मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें मिल जाएगा RX प्लस का न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या है, एक जनरल क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इररेस्पेक्टिव ये कि वो SN1 है या वो SN2 है। हमारे पास एक हेलो एल्केन था, अल्काइल हैलाइड था, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इस X को, जो कि खुद एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, एक लिविंग ग्रुप है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना, R न्यूक्लियोफाइल सॉरी, और X माइनस आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, RX है प्लस न्यूक्लियोफाइल था, तो इस वाले न्यूक्लियोफाइल ने इस X को यहाँ पे क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट। तो R आ गया न्यूक्लियोफाइल के साथ और X हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या निकल गया बाहर, और जिसको हम क्या भी बोलते हैं, एक लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये एक जनरल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या लिखी है हमने, रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिक SN1 की, तो SN1 के केस में हम टर्शरी क्या ले लेते हैं, ब्रोमाइड। हम क्या ले रहे हैं, टर्शरी ब्रोमाइड। तो अगर मैं टर्शरी ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराती हूँ, न्यूक्लियोफाइल के साथ कराती हूँ, तो हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्रोमाइड। यहाँ पे है ब्रोमीन, और टर्शरी मीन्स 3 हमने लगा दिए हैं एल्काइल ग्रुप। ये क्या है हमारे पास, टर्ट ब्रोमाइड है ना, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ में, ठीक है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जब हम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन होती है, पहली बात तो वो कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्या होती है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और हमेशा ये जो रिएक्शन होती है, ये एक पोलर प्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट की। और पोलर प्रोटिक सोलवेंट हमारे पास कौन कौन होते हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि NaOH है ना, हमारा एसिटिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को न्यूक्लियोफाइल के साथ कराती हूँ, रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सोलवेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है उसके अंदर क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, मींस यहाँ पे कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकटायन की फॉर्मेशन कैसे होगी कि सबसे पहले कार्बन का और ये जो हेलोजन ब्रोमीन है, इसका बॉन्ड यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो Br माइनस निकल जाएगा यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को लेके, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में हमारे पास एक टर्शरी कार्बोकटायन क्या हो जाता है, यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। हमारे पास क्या बना, एक टर्शरी कार्बोकटायन हो गया, फर्स्ट स्टेप इतना, ठीक है। अब कार्बोकटायन जो होते हैं, अगर हम देखें तो कार्बोकटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2। क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये चीज हमने पढ़ रखी है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर 4-5 पार्ट में बना चुकी हूँ, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कार्बोकटायन की हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp2 होती है, और sp2 से जो ज्योमेट्री हमारे पास आती है वो आती है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब समझो, अगर ये कार्बोकटायन मेरे पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है।
ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ये कार्बोकटाइन मेरा ट्रायगोनल प्लेनर है तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हुई कार्बोकटाइन की, ये है हमारा कार्बोकटाइन। अब जो मेरे पास सेकंड स्टेप आता है उसमें क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसका अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है ये, और ये मैं स्पेसिफिक कर लेती हूँ कि ये मैंने क्या ले लिया, OH नेगेटिव। क्या ले लिया, OH नेगेटिव। तो अब अगर यहाँ पे OH नेगेटिव आता है तो क्योंकि ये कार्बोकटाइन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है, ये एक प्लेनर ज्योमेट्री को रखता है, तो ये जो OH नेगेटिव है ये या तो फ्रंट से आ जाए या ये किससे आ जाए, बैक साइड से आ सकता है, क्योंकि हमारी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, प्लेनर है। अगर वो प्लेनर है तो जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो कैपेबल है कि वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और वो बैक साइड से भी क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो अगर सपोज करो कि वो फ्रंट वाली साइड से क्या करता है, अटैक करता है, दैट मीन्स कि R OH R ये बनेगा। अगर वो फ्रंट साइड से आता है जिसको हम लिखते हैं A, तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट ये आएगा। बट वो बैक साइड से भी तो आ सकता है, तो अगर वो बैक साइड से आता है तो प्रोडक्ट फिर से हमारे पास क्या बनता है, अब ये बनता है जिसको हमने लिखा है क्या, B। तो बैक साइड वाले को हमने क्या लिखा है, B। तो अब क्या बना है, B। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी स्टेरिक रिपल्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है और इसमें जो न्यूक्लियोफाइल आता है उसको काफी स्पेस मिलता है कि वो आगे से भी आ सके और वो पीछे से भी आके अटैक कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने की वो क्या है, दो प्रोडक्ट बनने की, एक जो फ्रंट साइड के अटैक से बनेगा, एक क्या बनेगा, बैक साइड के अटैक से बनेगा। अब क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी बराबर है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, 50-50% के रेशियो में बनते हैं, ठीक है, मीन्स 1:1 रेशियो में ये बनते हैं, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी है, 50-50% है। एक तो बात थी ये। दूसरा, अगर मैं अब इस वाली चीज को देखूं, प्रोडक्ट A और B को देखूं, अब अगर मैं इनके बीच में मिरर लगा देती हूँ, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि OH के सामने आ रहा है OH, R के सामने आ रहा है R, इस वाले R के है ना ये R, तो ये क्या आ रहे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं। ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज। और मिरर इमेज में हमारे पास कौन सी है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है कि अगर मैं इस वाली स्ट्रक्चर को उठाऊं और इसके ऊपर रखूं तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर रखती हूँ तो कार्बन के ऊपर तो कार्बन आएगा, इस R के ऊपर R आएगा, बट ये वाला OH इस साइड आएगा और ये वाला R इस साइड आएगा। तो ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। क्या है ये, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे मेरा ये वाला हैंड है ऐसे है ना, और एक ये ऐसे है। अगर मैं मिरर में देखूं तो ये वाला थंब इसको दिख रहा है, ये वाली फिंगर्स इनको दिख रही है ना। बट अब अगर मैं इस वाले हाथ को उठा के इसके ऊपर रखूं तो देखो ये वाली फिंगर छोटे वाली इस थंब पे आ रही है और ये इधर इसके ऊपर आ रही है, तो दिख तो क्या रही है मिरर में, ये एक दूसरे को सामने दिख रहे हैं, बट जब उठा के इसके ऊपर रखते हैं तो ये क्या है, इसके ऊपर एग्जैक्टली जो फिंगर दिख रही थी वो उसके ऊपर एग्जैक्टली नहीं बैठती मिरर में। और इसी ऐसे ही इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये हमारे पास क्या बना, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना, ठीक है, 50-50% के रेशो में बना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम इसको, रेसिमिक मिक्सचर। और क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो हम इनको क्या भी बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा यहाँ से SN1 रिएक्शन के बारे में, कि SN1 रिएक्शन को हमने क्या कराया, बेसिकली पहले फॉर्मेशन कराई कार्बोकटाइन की, दूसरे स्टेप में हमने अटैक कराया किसका, न्यूक्लियोफाइल का। क्योंकि हमारा जो कार्बोकटाइन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का था, ट्राइगोनल प्लेनर था, तो पॉसिबिलिटी थी कि फ्रंट से भी अटैक लगता और बैक से भी अटैक लगता, जिसके कारण हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक A और एक B, और जो क्या होते हैं 50-50 के रेशो में हमें वो मिलते हैं। 50% ये मिलता है, 50% हमें कौन सा मिलता है, दूसरे वाला मिलता है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती है तो ये क्या होते हैं, इनेंशियोमर। 50-50 के उसमें मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो इसलिए बोला जाता है कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो हमारी क्या होती है, SN1 रिएक्शन
क्या किसकी फॉर्मेशन करती है वो, रेसिमिक मिक्सचर की। ठीक है, एक चीज तो थी ये जो हमने समझी। अब दूसरी बात अगर मैं आपको यहां से बताऊं कि SN1 जो रिएक्शन है ना, मतलब SN1 का मतलब है कि ये जो फॉलो करती है ये फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करती है। क्या करती है ये, फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा किसी भी एक रिएक्टेंट के ऊपर। मतलब मेरे पास क्या था अभी, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था ना ये, और दूसरा था मेरे पास OH माइनस, है ना, इसकी हमने रिएक्शन कराई थी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में। तो क्या है कि जो मेरा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर। क्यों कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि जो हमारे रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है जिसमें फॉर्मेशन हो रही है कार्बोकटाइन की, वो क्या है, इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप है। और स्लोवेस्ट स्टेप हमारा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्योंकि ये वाला स्लोवेस्ट स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, फॉर्मेशन होती है कार्बोकटाइन के फर्स्ट स्टेप में सिर्फ, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, बस इसके ऊपर करता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के, ना कि इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो सेकंड स्टेप में आता है अटैक करने के लिए इस पर्टिकुलर किसको, कार्बोकटाइन को। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या करती है, सिर्फ इस पर्टिकुलर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के ऊपर ही क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, ना कि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। और ये क्या फॉलो करती है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को। अगर ये इन दोनों पे डिपेंड करती तो क्या होता है, ये सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स। ठीक है, फिर रिएक्शन कौन सी होती है, SN2, बट हम कौन सी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करें कि इस वाली रिएक्शन में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है, कार्बोकटाइन की। किसकी फॉर्मेशन हुई है, कार्बोकटाइन की। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकटाइन। तो अगर इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बना है, अब मैं आपसे पूछूं कि SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन है और कार्बोकटाइन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे, सॉरी जो रिएक्टिविटी होगी यहाँ पे SN1 रिएक्शन में, वो कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो करेगी, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मीन्स कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो कि हमें देगा 3 डिग्री कार्बोकटाइन, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होएगा, फिर 2 डिग्री होएगा और लीस्ट हमारा कौन हो जाएगा, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना है हमारा, कार्बोकटाइन, जो कि हमने देखा फर्स्ट स्टेप में बना था, स्लोवेस्ट स्टेप था, और वही हमारा क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाओ सेकंड वाली रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, SN2 वाली, मतलब बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। जैसे SN1 रिएक्शन को हमने पढ़ा कि वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, SN2 के अंदर ऐसा नहीं है, ये स्टेप में सिर्फ एक ही में कंप्लीट हो जाती है, ओनली 1 स्टेप रिएक्शन हमारी ये होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जो रिएक्शन कराते हैं हम ले लेते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। क्या ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम एक न्यूक्लियोफाइल के साथ में कराते हैं और हमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है ना, वो क्या मिल जाता है, मिथाइल अल्कोहल, और हमारा Br- बाहर निकल जाता है एज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये बना, ये कब बना, जब मेरे पास SN2 रिएक्शन थी। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो कैसे ये एक स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, सबसे पहले तो ये कि ये वाली जो रिएक्शन होती है, जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है, उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये जो रिएक्शन होती है ये एक ही स्टेप के अंदर होती है, जिसके अंदर खाली फॉर्मेशन होती है किसकी, ट्रांजिशन स्टेट की। किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रांजिशन स्टेट की। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट वो वाली स्टेट होती है जिसमें हमारे नए बॉन्ड तो बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। मींस मेकिंग एंड रीमेकिंग होती है यहाँ पे किसकी, बॉन्ड्स की। अब जो पुराने बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड्स है, वो तो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और जो हमारे न्यू बॉन्ड्स होंगे उनकी क्या हो जाएगी,
फॉर्मेशन। तो ऐसी स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट, और जो कि क्या होती है, एक अनस्टेबल। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, अनस्टेबल है। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होती तो फिर क्या ट्रांजिशन स्टेट के बाद प्रोडक्ट बनता, नहीं बनता। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल। अब अगर हम इस रिएक्शन को समझे थोड़ा सा, हमारे पास है OH नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे है Br, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो होता कुछ इस तरीके से है कि जैसे जैसे, अगर मैं ना इसको ऐसे लिखती हूँ, C इसको मैं लिखती हूँ ऐसे, है ना, ऐसे है। अब होता क्या है, देखो कि होता ये है कि जैसे जैसे ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करने के लिए इस कार्बन को जाता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे कार्बन का और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, कार्बन का जो हेलोजन का बॉन्ड है, वो क्या होता है, ब्रेक होता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन तो नहीं बना। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बना तो यहाँ पे कोई प्लेनर ज्योमेट्री भी नहीं आई। जब प्लेनर ज्योमेट्री नहीं आई तो अब वो केस नहीं है कि OH माइनस आगे से भी अटैक करेगा और पीछे से भी कर सकता है। अब वो कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि आगे हमारे पास बैठा है कौन, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप हमारा जो कि खुद भी क्या है, एक यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलेगा। तो ये वाला जो लिविंग ग्रुप है ना, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये सामने से निकलेगा तो क्या सामने पे फ्रंट पे इतना स्पेस होएगा कि OH माइनस भी आके अटैक करे? फ्रंट पे इतना स्पेस नहीं होता, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। इसी कारण से OH माइनस बैक से अटैक करता है और ये हमारा फ्रंट से ब्रोमीन बाहर निकलता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो अब अगर मैं इस चीज को ट्रांजिशन स्टेट में दिखाऊं तो कैसे दिखेगा, हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे OH क्या कर रहा है, नया बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स ये क्या बन रहा है, एक नया बॉन्ड, जिसको बोल दो आप बॉन्ड की क्या हो रही है, मेकिंग, ठीक है, नया बॉन्ड बन रहा है। लेकिन कार्बन और ब्रोमीन का जो पुराना बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट रहा है। कार्बन का और ब्रोमीन का बॉन्ड की क्या हो रही है, ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। तो इस वाले बॉन्ड की हो रही थी मेकिंग और इस वाले बॉन्ड की क्या हो रही है, ब्रेकिंग। तो ये वाली स्टेट जिसमें नए बॉन्ड हमारे बनते हैं, पुराने टूटते हैं, ऐसे स्टेट को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये वाली स्टेट हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इस कार्बन से यहाँ पे कितनी है, टोटल 5 बॉन्ड हैं अटैच, और कार्बन की कितनी कैपेसिटी होती है, उसकी होती है टेट्रावैलेंसी, 4 बॉन्ड बना सकता है। बट इस वाले स्टेट में हमारे पास बन रहे हैं 5 बॉन्ड, जो कि हमारी क्या है, एक अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। पुराना जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, नया बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। ये वाला है ना पुराना, ये टूट रहा है, और जो नए वाला बॉन्ड है इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। जैसे ये बॉन्ड कंप्लीटली बाहर निकलेगा, ऐसे ये बॉन्ड पूरा का पूरा खुद अंदर आ जाएगा, बन जाएगा। तो वो वाला प्रोसेस जिसमें बॉन्ड की मेकिंग और रीमेकिंग साइमल्टेनियसली होती है, साथ साथ होती है, ऐसे वाले प्रोसेस को बोला जाता है कंसर्टेड प्रोसेस या फिर कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म। मींस एक ही साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं और उसी टाइम पे वो बॉन्ड टूट भी रहे हैं, है ना, पुराने वाले टूट रहे हैं, नए वाले बढ़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म हम। तो अब क्या होगा, जैसे ही ब्रोमीन निकला तो CH यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, OH, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो हमारी बनती है स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। क्या होता है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, मींस ये वाला जो OH माइनस है पीछे से अटैक करता है, जिसके कारण सारे के सारे हाइड्रोजन आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और हम बोलते हैं कि हमें ज्योमेट्री का क्या मिलता है, एक इन्वर्ट फॉर्म मिलता है, जिसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बोल्डन इन्वर्जन भी। क्या बोलते हैं, बोल्डन इन्वर्जन भी, ठीक है। अब ये एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं, जैसे कई बार बारिश होती है ना, तो अगर मैं यहाँ पे छाता बनाऊं, ये बनाया हमने छाता, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो उस टाइम पे ये वाला जो छाता होता है ना, ये उल्टा हो जाता है, ऐसे अपोजिट ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, ऐसे कैसे बनेगा ऊपर की तरफ, इस तरीके से हो जाएगा ना। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, देखो इस तरीके से, ठीक है।
मतलब अगर ऐसा है ना अम्ब्रेला, तो वो हवा में ना ऐसे हो जाता है अपोजिट, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट होना, उल्टा हो जाना ना, इन्वर्जन। तो ऐसे यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनती है उसके अंदर भी क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बोल्डन इन्वर्जन, है ना। इससे आप रिलेट कर लेना इस छात्र वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है, इतना पढ़ा। तो अब एक चीज और कि यहाँ पे तो 50-50 का कोई पंगा नहीं है, कि मतलब आगे से और पीछे से तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पीछे से ही है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा 100% प्रोडक्ट होएगा। जबकि 100 एक आइडियल केस है, बट हम मान सकते हैं कि क्योंकि इसमें दो प्रोडक्ट नहीं बन रहे, एक ही बन रहा है, तो वही हमारा मैक्सिमम जितना बनना होगा ना, सिर्फ वही बनेगा, तो हम उसको बोलते हैं कि 100% बनेगा, ठीक है। तो ये बात हमने की है SN2 रिएक्शन की। अब क्योंकि इसके अंदर कोई भी कार्बोकटायन नहीं आया, कोई इंटरमीडिएट नहीं आया, तो फिर अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करती हूँ, तो फिर क्या कार्बोकटायन की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ये कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या यहाँ पे रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि कार्बोकटायन बना ही नहीं। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करती हूँ किसमें, SN2 रिएक्शन में, तो क्या होना चाहिए, अच्छा एक चीज ये भी है कि अगर हम यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप लेते हैं, कोई बल्की अल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो फिर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को प्रॉब्लम होगी आने में। क्यों, क्योंकि एक ही स्टेप में लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है और नए वाला जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आ रहा है, ठीक है। तो अगर नए वाला न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है और उसी में जो पुराने वाला है वो बाहर जा रहा है, तो वहां पे ना स्टेरिक रिपल्शंस होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होंगे। अगर हम बल्की ग्रुप लेंगे तो हम यहाँ पे कोई बल्की ग्रुप नहीं लेंगे, हम छोटे से ग्रुप्स लेंगे, जो छोटे ग्रुप होंगे जिनके अंदर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि अब 1 डिग्री कार्बोकटायन या कार्बोकटायन से अच्छा है, मैं बोलूं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फिर 2 की, फिर 3 की। तो जो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी, 1 की ज्यादा, फिर 2 की, और फिर किसकी हो जाएगी, 3 डिग्री की, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है, किसके कंपैरिजन में, SN1 रिएक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया SN1 और SN2 को। अब अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि क्या डिफरेंस, अब जो हमने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे कि क्या डिफरेंस है SN1 और SN2 रिएक्शन में, तो देखो क्या डिफरेंस है। एक तरफ हम लिखेंगे SN1, क्या लिखेंगे हम, SN1, दूसरी तरफ हम लिखेंगे SN2, ठीक है। ये हमें पता है, ये हमारी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, क्योंकि एक के ऊपर डिपेंड कर रहा था टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के, जबकि SN2 हमारी सेकंड ऑर्डर की है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ये किसके करेगा, मिथाइल क्लोराइड के भी और OH माइनस के भी, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहे हैं ना दोनों काम। तो फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है और ये हमारा सेकंड ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करता है। पहला कंपैरिजन हुआ ये। दूसरा कंपैरिजन क्या है इसके बीच में, कि ये वाला जो SN1 प्रोसेस है ये हमारा क्या होता है, 2 स्टेप का प्रोसेस है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है ना। पहले तो फॉर्मेशन हुई कार्बोकटायन की, फिर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, बट ये वाला क्या है, ओनली 1 स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में सारा ताम झाम खत्म, ठीक है, एक स्टेप का प्रोसेस है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, 2 स्टेप का प्रोसेस था, ये था हमारा 1 स्टेप का। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बना था वो बना था कार्बोकटायन बना था, इसमें तो कोई कार्बोकटायन बना ही नहीं, बल्कि मैं बोलूं इंटरमीडिएट ही नहीं बना। इसके अंदर सिर्फ क्या बनी है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे हमें जो मिले ना 2 प्रोडक्ट मिले, मीन्स 50-50 के एक परसेंटेज में हमें 2 प्रोडक्ट मिले, यहाँ पे हमें एक ही मिला जो कि 100% मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर, क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। बट क्या वहां पे रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी SN1 की कैसे डिपेंड करती है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे, फिर 2 पे, फिर 1 पे। बट SN2 में पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर किस पे, 3 पे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है जो हमने अभी जो रिएक्शन पढ़ी है, जितनी पढ़ी है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो आपको लिख के दिखाई, ये सारे वो वाले डिफरेंस है, किसके बीच में, SN1 के बीच में और SN2 रिएक्शन के बीच में, ठीक है।
इसके अंदर ये भी पढ़ा था कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हमारा, वो कौन सा होता है, जो फॉर्मेशन होती है कार्बोकेटाइन की, जो कि हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इसमें एक में ही हो रहा है, तो ऐसे आरडीएस वाला कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, तो SN1 SN2 हमने यहाँ पे डिटेल में कवर कर लिया है। इसके बाद अब देखो SN1 SN2 के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो अब जो हम सेकंड नंबर पे बात करने वाले हैं वो क्या है, हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए हमारे पास एक बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। मींस एक बीटा कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अगर बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, साथ में एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, अदरवाइज नहीं होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 बीटा हाइड्रोजन एटम should be present and in the presence of alcoholic potassium hydroxide। मीन्स एल्कोहलिक के, अगर एल्कोहलिक KOH है, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इसलिए बीटा एलिमिनेशन। होता क्या है कि बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलता है और हमारे जो हेलोजन लगा रहता है अल्फा कार्बन पे, उसके रिस्पेक्ट में वहां से क्या निकलता है, हेलोजन निकलता है। इसीलिए हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब निकलना, हाइड्रो और हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन का भी और हेलोजन का भी साथ साथ निकलना। और उस निकलने के बाद जो फॉर्मेशन होती है ना, वो किसकी होती है, एल्कीन की होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है फिर, एल्कीन की। समझते हैं अब कैसे, समझेंगे हम एग्जाम्पल से ही। ठीक है, तो इसके लिए अब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, तो क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप ले लो, कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होना जरूरी है, ये है वो जरूरी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी R ग्रुप को ले लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है हेलोजन। ठीक है, यहाँ पे फिर एक आप हाइड्रोजन मान लो, कोई भी R ग्रुप। ठीक है, अब अगर सामने रखा है एल्कोहलिक KOH, अब जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH भी तो होता है ना, ये होता है एक्वस KOH। तो क्या डिफरेंस है एल्कोहलिक में और एक्वस में, अगर एक्वस KOH होता है तो यहाँ पे हमें कटायंस और अनायंस की फॉर्मेशन मिलती है, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव मिला, ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये ढूंढेगा कौन, एक पॉजिटिव चार्ज, एक कार्बोकटायन, ताकि उस पे जाके क्या कर ले, अटैक कर ले। बट एल्कोहलिक KOH यहाँ पे काम करता है एज अ बेस, और बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन्स को अब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन्स को अब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो इसका काम होता है H को अब्स्ट्रैक्ट करना, बल्कि अगर मैं एक्वस फॉर्म में लेती हूँ तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और वो ढूंढेगा कार्बोकटायन, वो जाके उसके ऊपर क्या कर ले, अटैक कर ले। तो इसीलिए एक्वस KOH ना लेके यहाँ पे एल्कोहलिक KOH को लिया जाता है, क्योंकि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बेस की। ठीक है, अब क्योंकि ये बेस है ना, और ये है मेरा हेलोजन अटैच जिस कार्बन से, उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच होगा उसको बोलोगे अल्फा। उसका पड़ोसी वाला कार्बन है ये है बीटा कार्बन। कौन है, बीटा। उस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन है, बेस भी है, तो बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करना। जैसे ही ये इसको लेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हेलोजन बाहर। क्या निकल जाएगा, हेलोजन बाहर। तो अगर हेलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, C। दो मेरे पास बचे R, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया है, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई है, एल्कीन की। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला तो इसलिए बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन भी। हाइड्रोजन हेलोजन एक साथ निकले HX, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी। एक चीज और कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना,
हाइड्रोजन अगर सपोज करो यहाँ पे होता तो क्या फिर हम यहाँ से निकालते, ये भी तो बीटा हाइड्रोजन होता है ना, तो बीटा हाइड्रोजन ये निकालेंगे या ये निकालेंगे, तो हम बीटा हाइड्रोजन वो वाला निकालेंगे जो एंटी पोजिशन पे होएगा, मीन्स जो हेलोजन के अपोजिट पोजीशन पे होएगा, अपोजिट एंड पे होएगा, क्योंकि अगर उसी साइड से निकलेगा ना हाइड्रोजन तो वहां पे भी क्या हो सकती है, स्टेरिक रिपल्शंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन निकलेगा वो याद रखना है वो कौन सी पोजीशन से निकलेगा, एंटी पोजीशन से निकलेगा, इसलिए आप इसको एंटी एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि हमारे पास बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ठीक है, एल्कोहलिक केवच होना जरूरी है, उसी के बाद एलिमिनेशन के बाद हमें क्या मिलती है, अपनी रिक्वायर्ड एल्कीन मिलती है। अच्छा, ये वाली बात होती है कि जब हमने बड़ा सिंपल सी फॉर्म ली, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ ये थी कि सिर्फ इस वाले कार्बन के ऊपर है एक हाइड्रोजन, लेकिन अगर सपोज करो कि इसके बराबर में हम कोई और कार्बन लगा देते हैं जिसके ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है, तब तो पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनेंगे। अभी तो यही मेजर प्रोडक्ट है, एक ही बना, बट अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो मेरे पास जो एल्कीन बनेगी वो एक से ज्यादा बनेगी, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि अब कौन सा मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो उस केस में देखो क्या होता है, अब ये मान लो मेरे पास है ये कार्बन जिसपे है हाइड्रोजन, इधर मैंने कोई आर ग्रुप्स लगा दिए, ठीक है, हाँ कोई भी आर ग्रुप लगा दिए, ये एक कार्बन है जिसपे मैंने लगाया एक हेलोजन, इधर है हाइड्रोजन, ये एक और कार्बन है जिसपे इधर है हाइड्रोजन, इधर कोई आर ग्रुप है, इधर फिर से हाइड्रोजन। ठीक है, अब एल्कोहलिक KOH रखा हुआ है, चलो तो पॉसिबिलिटी क्या है, हम ढूंढेंगे बीटा हाइड्रोजन। ये कार्बन है अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन ये भी बीटा और ये भी बीटा है ना, इस पे भी हाइड्रोजन, इस पे भी हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब या तो ये होएगा कि बेस जो आएगा इस हाइड्रोजन को लेगा, या तो इधर से एल्कीन बने, अगर इधर से एल्कीन बनेगी तो क्या होगा, आर आर डबल बॉन्ड सी पे H, हेलोजन तो निकलना ही है बाहर है ना, H यहाँ पे क्या आ जाएगा CHHR। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इस साइड से क्या होगा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा बेस, लेकिन सपोज करो कि अगर वो इस साइड से आता है तो फिर ऐसे होगा एलिमिनेशन, फिर ऐसे ही होगा ना, ये हाइड्रोजन जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, तो फिर जो यहाँ से हमारी रिस्पेक्टिव एल्कीन बनेगी वो कौन सी बनेगी, आर हाइड्रोजन आर, सी पे फिर से हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी आर और H, फिर मेरे पास प्रोडक्ट मिला ये वाला है ना। अब मेरे पास एक A प्रोडक्ट है, एक B प्रोडक्ट है, अब बताओ कि इनमें से कौन से वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं इस वाली एल्कीन को देखती हूँ, ठीक है, इस एल्कीन के बराबर में क्या है, एक R ग्रुप, एक R ग्रुप, और इसके बराबर में हमारे पास क्या है, एक कार्बन है जिसपे एक हाइड्रोजन है, और एक हमारे पास क्या लगा है CHHR, ये है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है कि ये वाली जो एल्कीन है इसके बराबर में C पे एक बार H है, एक बार R है, और एक बार ये वाला क्या है, ये मिल्की ग्रुप है। ठीक है, तो जितनी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, ठीक है, जितनी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उतना ही हमारा वो क्या बनाती है, मेजर प्रोडक्ट बनाती है। दो एल्कीन में से इनमें से हमें देखना है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा भीड़ भाड़ किसके पास है, तो वो वाली एल्कीन हमारी क्या हो जाएगी, मेजर प्रोडक्ट को फॉर्मेशन कर देगी। इस वाली एल्कीन के बराबर में क्या है, आर आर है, ठीक है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन है और एक पे ये पूरा का पूरा ग्रुप अटैच है। लेकिन अगर मैं इस वाली एल्कीन को देखती हूँ, इसमें एक तरफ H है, R है, और बाकी ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप हमारा क्या है, अटैच है। ठीक है, अब अगर मेरे को देखना है कि इसमें से हमारी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ज्यादा वो हो जाएगी जिसके ऊपर ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स क्या होंगे, हमारे अटैच होंगे। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच है इस वाले एल्कीन के ऊपर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो क्या बना लेगी ये एल्कीन, हमारा मेजर प्रोडक्ट, और ये वाली एल्कीन क्या बना लेगी, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो वाली एल्कीन क्या बना लेगी, हमारा माइनर प्रोडक्ट बना लेगी। तो एल्कीन के पास हमें देखने हैं कि कितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी ही वो क्या बना लेगी, मेजर प्रोडक्ट वाली एल्कीन को बना देगी। ठीक है, अब जितनी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है
वो बेजर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो मतलब वो कौन सा रूल फॉलो करती है, सेडजेफ। और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या फॉलो कर रही है, हमारा होफमैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल फॉलो हुआ है वो कौन सा हुआ है, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है उतना ही हमारा मेजर प्रोडक्ट वहां पे फॉर्मेशन होती है, उतनी उसकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये हमने समझा कब, कि अगर हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, मतलब जब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब क्योंकि देखो अगर हमने इस तरफ से सब्स्टिट्यूट कराया ना इस वाले कार्बन की तरफ से, तो इसके ऊपर एक ही अल्काइल ग्रुप है। बट अगर मैं इस वाले को देखूं तो इसके पास, मेरे पास कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो जब अल्काइल ग्रुप 2 है तो ये वाली ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है ना, इधर से हमने कराया एलिमिनेशन, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या बनेगा, मेजर, ये वाला। और सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ये है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, जो कि था हमारा क्या, सेकेंड वाला पार्ट। लास्ट और जो थर्ड वन है वो है हमारा अब रिएक्शन विद मेटल्स। तो एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ना, वो रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ में भी, मेटल के साथ में भी, वो रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ भी। तो रिएक्शन विद मेटल्स में क्या पढ़ेंगे हम, रिएक्शन विद मेटल्स। अच्छा, मेटल्स में स्पेसिफाई कर रही हूँ कि एक्टिव मेटल्स हम लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड होता है, सपोज करो CH3 CH2 Br, ये मेरे पास क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो ये अल्काइल हैलाइड जब भी किसी मेटल के साथ, और मेटल भी अगर मैं क्या ले लेती हूँ, मैग्नीशियम, अल्काइल हैलाइड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो हमें क्या देता है, यहां से CH3 CH2 MgBr, ये होता है हमारे ट्राईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जब किसी मेटल, एक्टिव मेटल, मैंने माना मैग्नीशियम, उसके साथ क्या करता है कि वो कार्बन का और मेटल का बॉन्ड बना लेता है, और क्या कर देता है, एक फॉर्मेशन कर देता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। अब इसको ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों बोला, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जब कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, मेटल के साथ में। मेटल है मैग्नीशियम, कार्बन ने डायरेक्टली बॉन्ड बना रखा है, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोला, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक बोला, और स्पेसिफाई में करूं तो ये क्या है, हमारा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए है क्योंकि देखो ये क्या फॉलो कर रहा है, ये है हमारा अल्काइल ग्रुप RMgBr, या फिर मैं लिखूं RMgX, है ना, ब्रोमीन को, हेलोजन को X लिखा, RMgX पढ़ते हैं ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMgX, या पूरा स्पेसिफाई करे तो RMgBr। अच्छा, एक चीज और होती है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल हमारा मैग्नीशियम ही होगा, हेलोजन हो सकता है कोई और, ब्रोमीन की बजाय क्लोरीन है तब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे, बट कंडीशन क्या है कि मेटल शुड बी और मैग्नीशियम होंगे, कि मेटल होना चाहिए सिर्फ मैग्नीशियम ही। ऐसा नहीं है कि मैं लिख देती हूँ RNaBr कि ये ग्रिग्नार्ड है, ये ग्रिग्नार्ड नहीं है, ये सिर्फ क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो जब भी कोई अल्काइल हैलाइड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को वो हमेशा ही बनाएगा, बट स्पेसिफिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कब बनेगा, जब हमारे पास मेटल क्या होगा, हमारा मैग्नीशियम होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा कि अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में। एक्टिव मेटल और भी होते हैं जैसे सोडियम वगैरह, उनके साथ भी कर सकते हैं, बट मैंने क्योंकि मैग्नीशियम लिया इसके साथ में, उन क्या बना लेता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने लिखा है RMgBr, शॉर्ट में लिखते हैं ना RMgBr, क्योंकि R तो आप चेंज कर सकते हो, अल्काइल ग्रुप है, तो RMgBr। अब हम देखते हैं कि इस RMgBr के अंदर होता क्या है। देखो RMgBr में जो हमारा R है, अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम मेटल है, ये है हमारा हेलोजन। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड होता है ना, वो कोवेलेंट होता है। क्या होता है, कोवेलेंट। और कोवेलेंट में तो इक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बट क्योंकि R जो है, R के अंदर है कार्बन, तो कार्बन क्या करता है, मेटल को देख के सामने उससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है।
तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये मैग्नीशियम से जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो R अपने ऊपर ले लेता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो मैग्नीशियम के ऊपर जाहिर सी बात है पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और ये तो है ही हेलोजन, इसका तो है ही काम पार्शियल नेगेटिव का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास चार्जेस का सेपरेशन, कि R वैसे बॉन्ड था कोवेलेंट, लेकिन R मैग्नीशियम को देख के, जो कि क्या है एक मेटल है, एक्टिव मेटल है ना, उसको देख के क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम मेटल तो पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि RMgR के अंदर बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, तो बॉन्ड जो ब्रेक होएगा ना वो हमेशा ऐसे होता है RMgBr, मतलब बॉन्ड यहां से ब्रेक होएगा, उधर से ब्रेक नहीं होएगा। क्यों बॉन्ड RMgBr से ऐसे हुआ, RMgBr से क्यों नहीं हुआ? ऐसे भी तो हो सकता था ना, तो ऐसे बॉन्ड क्यों नहीं होता ब्रेक? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो मेटल के और हेलोजन के बीच में बना है, मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके लिए हम सफिशिएंट नहीं है। बट इस वाले में क्योंकि एनर्जी कम लग रही है तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, इससे पहले और बहुत आराम से क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड किसके बीच का है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक कार्बन के बीच का है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो कैसे टूटेगा? अब एक चीज अगर मैं समझूं, RMgBr है ना, तो मैग्नीशियम कहाँ पे बैठा रहता है? मैग्नीशियम बैठा रहता है ग्रुप नंबर 2 के अंदर। ग्रुप नंबर 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, ये वाला होता है ना ग्रुप नंबर 2। तो अगर ये ग्रुप नंबर 2 है तो मेटल जो है हमारा मैग्नीशियम, उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +2। तो अगर इसके ऊपर +2 चार्ज है मैग्नीशियम के ऊपर, तो R के ऊपर कितना आना चाहिए था -2, है ना, बट कितना होता है -1। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन भी है और ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कितना होएगा -1। तो ओवरऑल +2 और -1 कितना होता है +1। तो क्योंकि ओवरऑल के ऊपर +1 होता है इसलिए R के ऊपर कितना आता है -1। ठीक है, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे यहां से तो हम ऐसे लिखेंगे R नेगेटिव MgBr डायरेक्टली पॉजिटिव। ये चीज हुई क्लियर? तो हम ऐसे तोड़ेंगे बॉन्ड को। ठीक है, अब अगर फर्दर मैं इस विग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराऊं किसके साथ में, वाटर के प्रेजेंस में, है ना, तब क्या होता है देखो। तो अब मेरे पास है RMgBr, है ना, और इसकी मैं रिएक्शन कराती हूँ वाटर के साथ में। तो हमें तो पता ही है कि वाटर क्या करता है, H पॉजिटिव और H नेगेटिव के फॉर्म में रहता है ना, और ये हमने अभी देखा R नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। तो क्या होएगा, माइनस वाला ढूंढेगा प्लस वाले को, प्लस वाला माइनस वाले को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे RH प्लस MgOH Br। तो MgOH Br, तो हमारा ये क्या आ गया, एक RH है, मतलब ये क्या बन गया यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन बन गया सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास MgOH Br। ठीक, तो ये क्या हुई, ये एक बाय प्रोडक्ट है और ये हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है, एक प्रोडक्ट है। ठीक, ये वाला काम होता है। तो हमने देखा विग्नार्ड रिएजेंट अगर हम उसको वाटर के साथ रखते हैं तो फिर हमारी ये वाली रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, यहीं से फिर निकल के आती है एक नेम रिएक्शन जिसका नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी विग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है किसके साथ में, हमारे मेटल के साथ में। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, हमारी रिएक्शन विद मेटल के अंदर ही एक क्या है, वुड्स रिएक्शन। क्या है ये, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, तो वुड्स रिएक्शन के केस में होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो हमारा मेटल होता है वो हम क्या लेते हैं, सोडियम। क्या लेते हैं, सोडियम। तो जब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल्स लेते हैं अल्काइल हैलाइड के, तो 2 मोल अल्काइल हैलाइड के 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की। किसकी, ड्राई ईथर की। ड्राई ईथर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, तो इसकी रिएक्टिविटी ताकि थोड़ी ठीक ठाक रहे, ये कोई एक्सप्लोजन ना करे, हम यहाँ पे लेते हैं ड्राई ईथर। तो जब हम ड्राई ईथर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है RR + 2NaX। होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो क्या हो जाते हैं, डबल,
यहाँ पे हमने एक R लिया था और मिले कितने हमें 2R। तो नंबर ऑफ अगर कार्बन एटम को डबल करना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं हम, वुड्स रिएक्शन। अब हुई कैसे होगी, 2RX है ना, तो मैं लिख दू RX प्लस 2Na, मैं इसको ऐसे लिख दू ना XR। तो क्या हो रहा है, 2X के साथ में क्या जा रहे हैं 2Na ऐसे, ठीक है। तो क्या निकल गया 2NaX, और क्या बचा एक ये वाला R, ये वाला R, ये क्या बना लेते हैं RR, जो क्या होता है हमारा एल्केन, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ी, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन को अगर मैं एक एग्जांपल से और समझाऊं, अब मैं R को क्या करूंगी, स्पेसिफाई करूंगी, स्पेसिफिक कर लूंगी बिल्कुल कि R ये वाला अल्काइल ग्रुप है। तो अगर CH3Br प्लस 2Na प्लस BrCH3 में लेती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा कि 2NaBr यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, बाहर 2NaBr प्लस एक ये CH3 और एक ये CH3, क्या बन जाएगा CH3 मीन्स C2H6, क्या बन जाएगा इथेन, ठीक है। तो लिया था हमने मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल और मिला क्या है हमें, इथेन मिला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाते हैं, एग्जैक्टली डबल हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम एग्जैक्टली डबल हो जाते हैं हेलो एल्केन्स के केस में, तो वो कौन सी रिएक्शन आती है हमारी, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है, वुड्स रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन। 3 पार्ट्स को हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया जितना हो सकता था, ठीक है। इसके बाद जो फर्दर आएगी ना वीडियोस, उसमें अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हेलो एरीन्स के बारे में। तो हेलो एल्केन्स यहाँ पे क्या होता है, इस वीडियो में पूरा कंप्लीटली खत्म होता है, ठीक है। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।